हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का माइंड ब्लोइंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो मेरा नाम है ज्ञानंद, मैं पढ़ाता हूँ आपको साइंस। बेटा हमारा आज पढ़ना है हमें बोर का परमाणु मॉडल, और आज मैं ये चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। आपके केमिस्ट्री के सारे लेसन ख़त्म हो गए हैं, तो केमिस्ट्री से आपको छुट्टी मिल गई है। अब आगे इसके आगे लेसन 5 से बायोलॉजी है, उसे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, नहीं शायद केमिस्ट्री है, जो भी हो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज ये लेसन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बोर्ड का परमाणु मॉडल। बोर्ड का परमाणु मॉडल। अब रदरफोर्ड में तो बहुत सारी कमियां आ गई थी। रदरफोर्ड के जो बताया था वो चक्री गति करता है, चक्री गति करता है, धीरे धीरे घूमता रहता है। उसके उनके अनुसार ये था, तो फिर तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होगी। घूमता रहता तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होगी। ऊर्जा कम होगी इलेक्ट्रॉन की, वो धीरे धीरे आके नाभिक में गिर जाएगा। अगर नाभिक में गिर जाएगा तो फिर तो परमाणु की कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, परमाणु नष्ट हो जाएगा, है ना। तो ये कमियां थी। आगे अब बोर ने क्या सुधारा, क्या बताया, ये आगे जानते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखो, रदरफोर्ड पर मॉडल की कमी का निवारण बोर के मॉडल से क्या हुआ, इनके मॉडल से हुआ। नील्स बोर ने 1912 में परमाणु के बारे में अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें क्या था बताया इन्होंने। आइए देख लेते हैं। पहला पॉइंट इन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ ही निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन निर्धारित कक्षा कहते हैं। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमे, अपनी निर्धारित कक्षा में ही ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है, ये चीज़ बताई। इन निर्धारित कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। विकिरण मतलब यहाँ पे ये है कि नाश नहीं करते। इनकी ऊर्जा का नाश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित जितनी है उतनी ही रहती है, निश्चित रहती है, फिक्स रहती है। ठीक है बेटा, और उन्होंने इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाए वो रदरफोर्ड। रदरफोर्ड तो बोले थे कि गत करता रहता है भाई। अब गत कोई चीज़ गत करती रहेगी तो उसकी ऊर्जा घटेगी धीरे धीरे। ऊर्जा घटेगी तो ऊर्जा कम होनी चाहिए, ऊर्जा कम हो जाएगी तो वो ध्वस्त हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि ऊर्जा जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की कम नहीं होती है, वो उतनी ही बरकरार रहती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लगातार घूमा करता है। अगला पॉइंट इन्होंने क्या बताया, किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बदलाव इन इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं में स्थानांतरण के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बदलाव कैसे होता है, कक्षाओं में स्थानांतरण के कारण। जब एक एक इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है तो उसकी ऊर्जा में बदलाव आता है। जैसे अगर कोई, मान लो ये यहाँ पे समझो, फिगर से समझते हैं। जैसे पहली कक्षा है, पहली कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी ऊर्जा बेटा समान होती है। अब दूसरी यही इलेक्ट्रॉन दूसरी ऊर्जा में जाएंगे तो दूसरी कक्षा में जाएंगे तो इनकी जो ऊर्जा होगी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उच्च निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये नियम अभी यहाँ पे नहीं है, वो नियम अलग है, आप बाउ का नियम है, वो हम फर्स्ट ईयर में 11 में पढ़ेंगे। इतना आप मैं बता दूं आपको, जो पहली कक्षा में होती है उनकी ऊर्जा कम होती है, जो जितनी दूर कक्षा बनती जाएगी उतनी ही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की बढ़ती जाएगी। ठीक है बेटा, तो कक्षा के लेवल से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम ज़्यादा होती है। ठीक है, इतना याद रखना आप। तो आगे क्या बताया इन्होंने, यहाँ पे जो पहला कोष दिया था उसको पहले तो नाभिक कहा जो धनावेशित था। ठीक है, दूसरी कक्षा को के कक्षा, या फिर के कक्षा के लिए n बराबर 1 होता है। फिर दूसरी को एल कक्षा कहा, एल कक्षा के लिए n बराबर 2। n यहाँ पे कोषों की संख्या या आवर्त संख्या है। क्या है, n यहाँ पे कोषों की संख्या या आवर्त संख्या है। तीसरी के लिए m कक्षा कहा, चौथी के लिए n कक्षा कहा। तो आप याद रखना क्या क्या नाम दिया कक्षा का, पहली कक्षा को के कहा, दूसरी को एल, तीसरी को एम, चौथी को एन, आगे पांचवी को उब दे देते, छठी को पी दे देते, ऐसे ही आगे चलता जाता है। ठीक है, अब ऊर्जा का अवशोषण, ऊर्जा का विकिरण इलेक्ट्रॉन द्वारा। जब ऊर्जा का अवशोषण होगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो ऊर्जा क्या, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा अगली अगली ऊर्जा। जैसे इलेक्ट्रॉन को मिल जाते तो वो अगली कक्षा में चला जाएगा। अगली कक्षा, क्योंकि ऊर्जा के उसके पास बढ़ गई है, ऊर्जा बढ़ गई तो वो अगली कक्षा में जा सकता है। जब उसके पास उतनी ऊर्जा होगी तभी वो अगली कक्षा में प्रवेश पाएगा। थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि इस कक्षा में घूमने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी इलेक्ट्रॉन के पास होनी चाहिए, तभी इसमें प्रवेश करेगा। आशा करते समझ में आ गया होगा। ये चीज़ें फिगर बना के ये चीज़ें सारी लिख लेना आप।
अब हमें पढ़ना बेटा परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या क्या होती है ये जान लेते हैं। किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की कुल संख्या ही क्या कहलाती, परमाणु संख्या। जितनी प्रोटॉनों की संख्या होगी किसी परमाणु में उतनी ही क्या होगी, परमाणु संख्या होगी उसकी। परमाणु संख्या किसी भी परमाणु का परिचायक होता है, इसमें बदलाव किसी भी परमाणु के स्वरूप को बदल देता है। अगर इसमें परमाणु संख्या में बदलाव हुआ तो परमाणु का पूरा स्वरूप ही, परमाणु के पूरे गुणधर्म ही बदल जाते हैं। ये चीज़ आप याद रखना। इसलिए परिचायक होता है, परिचय देता है परमाणु। संख्या, परमाणु क्रमांक जो होता है परमाणु का परिचय देती है, परमाणु के बारे में डिफाइन करती है। ये चीज़ याद रखना आप। इसे किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, जेड द्वारा। जेड द्वारा नंबर ऑफ एनपी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने प्रोटॉनों की संख्या होंगे वही क्या होंगे, वही परमाणु संख्या होगी। ये चीज़ बता रहा है। आगे क्या बोल रहा है, किसी भी आवेशित परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। चलो समझ आ गया, ये चीज़ भी आप पॉइंट नोट कर लेना। प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आगे क्या, द्रव्यमान संख्या। जो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है। क्या बताया मैंने, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, द्रव्यमान संख्या के। द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, ए से व्यक्त करते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ठीक है, समझ गए। चलो, परमाणु का प्रस्तुतिकरण कैसे, जैसे कोई एलिमेंट है, तत्व का प्रतीक है, तो यहाँ नीचे जेड लिखेंगे, ऊपर ए लिखेंगे। ठीक है, तो नीचे जो लिखा जाता है वो परमाणु संख्या रहती है, ऊपर जो लिखा जाता है वो क्या रहता है, द्रव्यमान संख्या। जैसे इनके उदाहरण द्वारा लिखे, एल्युमिनियम है, ये 13 लिखा गया तो 13 क्या है, परमाणु संख्या है। 26 लिखा गया, 26 क्या है, द्रव्यमान संख्या है। अब इसमें 13 परमाणु संख्या, तो ये न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या होगी ना। अब यहाँ पे ए है, ये परमाणु संख्या कितनी है, 26, और ये होता कितना है, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि 13 13 बट जाएगा, यानी कि 13 इसमें क्या है, न्यूट्रॉन है, 13 ही क्या है, प्रोटॉन है। समझ आ गई बात, क्योंकि द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या ही तो होती है। आगे सवाल देख लेते हैं इसी पर। किसी परमाणु में प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या बताएं। ये दिया है और ये दिया है। इसके लिए क्या हो गया बेटा, Cl नीचे 17 है, ऊपर 35, ऊपर जो ये नीचे जो होता है ये क्या होता है, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या यानी कि Cl की परमाणु संख्या 17 है। ठीक है, और इस ये क्या है, 35, ये ए है, एक ए बराबर द्रव्यमान संख्या 35 है। अब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बतानी है, तो हमें पता है ए बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, कैपिटल एन लिखेंगे ना हम यहाँ पे, न्यूट्रॉनों की संख्या। अब हमें पता है 35 है, इसका 35 है बेटा, तो यहाँ पे हमें पता है प्रोटॉन कितने होंगे, 17, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होती है, लिख लेना, एनपी बराबर क्या होगा, 17 ही तो है यहाँ पे परमाणु संख्या, परमाणु परमाणु संख्या बराबर 17 ही तो है, तो एनपी 17 आ जाएगा। एन एन न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे, एन न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 35 माइनस 17 हो जाए, कितना आ जाएगा बेटा बताओ, 17 में 17 दूनी 34, एक 18 आ जाएगा, यानी कि न्यूट्रॉन यहाँ पे 18 है। समझ आ गई बात बेटा जी, यहाँ पे पूरा सोल्यूशन नहीं है क्वेश्चन का, हम बताए दे रहे हैं ना। ठीक, ऐसे ही लिख लेना, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर 17 है, तो ए बराबर निकाल लेंगे वैसे जैसे बताया। अब इसके लिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे एम ए नहीं होना चाहिए, एन ए होना चाहिए। क्या होगा बेटा यहाँ पे, एन ए होगा। सोडियम के लिए 11 होता है परमाणु क्रमांक 11 और द्रव्यमान संख्या 23। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो परमाणु क्रमांक बराबर 11, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ए बराबर हमें पता ही है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। सही बात है, ए बराबर हमें दिया हुआ भी 23,
प्लस प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या भी हमें पता है, बराबर में आएगा। अच्छा, 23 प्रोटॉनों की संख्या को माइनस में भेजेंगे, प्रोटॉनों की संख्या 11 थी, बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या। 23 से 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 न्यूट्रॉन होंगे इसमें, सोडियम में। Na होगा यहाँ पे, Ma ना लिखना। तो आशा करते समझ में आया होगा। मैं और कुछ देख लूँगा, अगर इस लेसन में कुछ बचा है तो करवा दूंगा, नहीं तो लगभग ये लेसन आपका ख़त्म है। नहीं, अगर ख़त्म हो गया होगा तो अगला लेसन हम 5वां शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा, आप अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, कापी बना लेना तो मुझे दिखा देना। ठीक है, ठीक है। और अगर और कोई पढ़ना चाहता हो तो ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, आप उसका व्हाट्सअप नंबर हमें दे सकते हैं, हम उसे ग्रुप में अपने जोड़ देंगे। ठीक है, चलो ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।